तो जयपुर में अमित शाह के भव्य स्वागत की जो तस्वीरें थी वो आपको लगातार दिखाई गई और ये तस्वीरें हैं उस दौरान जिस दौरान बैठक में शामिल होने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सभी से मुलाकात की। और यही मुलाकात जो है ये कहीं ना कहीं और भी हौसला बढ़ाती है, जोश से लबरेज करती है उन तमाम कार्यकर्ताओं को जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश जिस तरह से की जाती है, बूथ हो या फिर अन्य कड़ियां, हर कड़ी को मजबूत करती है बीजेपी। और सभी से मुलाकात का ये सिलसिला जो है वो कहीं ना कहीं इस मजबूती को और ज्यादा तवज्जो देता है। रमन, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ संदेश दिया है कि एकजुटता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में है। अगर कोई ये बात कह रहा है कि गुटबाजी है तो सरासर गलत है। हाँ देखिए, बिल्कुल चारुल, और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, वसुंधरा राजे मौजूद हैं, सतीश पूनिया भी यहाँ मौजूद हैं। तो तमाम जो चेहरे जो कि राजस्थान प्रदेश में महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के, वो मंच पर आपको आसीन दिख जाएंगे यहाँ पर। और लगातार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही होगी कि जो गुटबाजी की बात सामने आती है, जो उनका कहना है कि कई बार सामने भी आई हैं, कई बार ये इन चीज़ों को उन्होंने नकारा भी है, तो ये अगर आपको अगले चुनाव में जाना है तो आपको अभी से तैयारी करनी होगी। और हमने देखा है कि चाहे कांग्रेस में जब हंगामा हुआ था तब भी कोशिश ये कहा गया था कि शायद भारतीय जनता पार्टी वहाँ ऑपरेशन लोटस को अंजाम दे सकती है, जो कांग्रेस की फूट है उससे फ़ायदा उठा सकती है। लेकिन तब ये बात निकलकर सामने आई थी कि भारतीय जनता पार्टी फ़ायदा तो तब उठाएगी जब वो उसके अपने अंदर अपने कुनबे में सब ठीक ठाक होगा। तो इसीलिए शायद ये राजस्थान जैसा बेहद महत्वपूर्ण जो राज्य है, वहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का जब दौरा होता है तो ऐसे में ये जो एकजुटता है वो निकलकर सामने आती है। और हमारे सहयोगी गौरव जुटे हुए हैं हमारे साथ, गौरव का रुख करते हैं। तो गौरव, अगर राजस्थान की बात करें तो जितना कुनबे में खलबली भारतीय जनता पार्टी की है, उतनी कांग्रेस के कुनबे में भी खलबली है। और ऑपरेशन लोटस के बारे में हमने बहुत बार सुना, पिछली 2 बार ये लगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस चलाएगी, राजस्थान की सत्ता पर काबिज हो जाएगी। लेकिन अब ये लगता है कि आने वाले चुनाव में जो आला कमान है उसे अच्छी तरह से पता है, जीतना है तो एकजुट रहना है। बिल्कुल साफ तौर पर रमन, ये तस्वीरें यही गवाही दे रही हैं कि अगर जीतना है तो एकजुटता जरूरी है और एकजुटता दिखा भी रही है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि इस बार जो बीजेपी के सोर्सेज है ये भी बता रहे हैं कि जो रणनीति राजस्थान को लेकर के रहेगी वो इस प्रकार की रणनीति रहने वाली है कि अक्सर जितने भी राज्य आप देखिए, हम उत्तराखंड देखें, उत्तराखंड के चुनाव हुए, हम उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी देख रहे हैं, वहाँ तैयारियां चल रही हैं, हम तमाम राज्यों के चुनाव जब देखते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ती है और माहौल नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही बनता है प्रदेश के अंदर। लेकिन राजस्थान के अंदर अगर हम देखें तो राजस्थान में अब तक अमित शाह जब से वहां पहुंचे हैं और जहां जहां जा रहे हैं, तस्वीरें देखिए, जो शीर्ष नेतृत्व राजस्थान का है, अर्जुन राम मेघवाल की बात करूं, मैं गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करूं, वसुंधरा राजे सिंधिया की बात करूं, सतीश पूनिया की बात करूं, ये तमाम वो बड़े नाम है राजस्थान के जो अपने अपने जगह पर अपने अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं अलग थलग कि वो भी यहां के सीएम के दावेदार बन सकते हैं। लेकिन अमित शाह के इस पूरे दौरे में कहीं से भी पार्टी ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगी कि कोई एक फेस यहां इनमें से सीएम के लिए प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि शुरुआती तौर पे अभी माहौल बनाना है और पार्टी को खेमेबाजी से भी बचना है। यह बात जग जाहिर है कि वसुंधरा राजे सिंधिया की जो यात्राएं जब होती हैं, जब भी वो किसी यात्रा को निकालती हैं, अपनी रथ यात्रा लेकर के निकलती हैं, तो बीजेपी के हेडक्वार्टर तक में खलबली मच जाती है और इस खलबली को हमने देखा है। तो ये जो चीजें हैं राजस्थान के अंदर, इस बार इस गणित को सेट करने की कोशिश की जाएगी कि जो शीर्ष नेतृत्व है वही चीजों को तय करेगा और उसी एजेंडे पर राजस्थान के अंदर आगे बढ़ना है। और अमित शाह का ये जो दौरा है ये इन्हीं चीजों को सेट करने की कोशिश करेगा। पार्टी के कई बड़े चेहरे हैं वहां से, आप देखिए ओम बिरला का भी चेहरा है, काफी बड़ा चेहरा है, गजेंद्र सिंह शेखावत का जो फेस है, तमाम ऐसे फेस हैं जो सीएम के रेस में माने जा रहे हैं कि वो सीएम के रेस में हैं। लेकिन ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया का जो खेमा है, उस खेमे को भी एक मैसेज देने की कोशिश पार्टी अपने तरफ से कर रही है कि जो है वो कमल का चुनाव चिन्ह है, कमल का निशान है, कमल से ऊपर कोई नहीं है। और अमित शाह अच्छे से जानते हैं कि रणनीति को सेट करना है तो ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा और प्रदेश के जो इकाई है, खास करके मैं छोटी इकाइयों की बात कर रहा हूं, बूथ स्तर की बात कर रहा हूं, जिलाध्यक्ष लेवल की बात कर रहा हूं, उन तक पहुंचने की जो कोशिश होती है शाह की, वो हमेशा राजनीति बिल्कुल गौरव, हमने देखा कि 9 किलोमीटर लंबा जो था रोड शो बनाया गया था, उसमें महिला मोर्चा के कार्यकर्ता थे, उसमें किसान मोर्चा के कार्यकर्ता थे, यानी जो तमाम मोर्चे हैं उन्हें वहां बुलाया गया है। यानी पार्टी के लिए जो बूथ कार्यकर्ता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये अमित शाह की पुरानी स्ट्रेटेजी रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस बार जो चेहरे उनके आसपास है उसमें शेखावत भी हैं, उसमें अर्जुन राम मेघवाल भी हैं। तो यानी पार्टी एक कलेक्टिव रूप से सामने आने की कोशिश कर रही है।
बिल्कुल साफ तौर पे, क्योंकि अगर आपको चुनाव में प्रोजेक्ट करना है तो सबसे पहले प्रदेश के उन चेहरों को प्रोजेक्ट करना होगा अपने साथ में जो उस प्रदेश के अंदर काफी लोकप्रिय हैं, जनप्रिय हैं, और ये बात पार्टी समझती है। क्योंकि अगर 2018 के राजनीतिक समीकरण को हम समझने का प्रयास करें, जो जब बीजेपी सत्ता से बाहर हुई थी, तो सत्ता से बाहर होने का मतलब भी यही था कि वसुंधरा राजे सिंधिया का जो एक अलग स्टैंड निकल करके सामने आया था, वो भारी नुकसान पहुंचाया था। अलग तरीके से अड़ियल रुख, उनको दिल्ली में भी कई बार राजस्थान हाउस बुलाया गया, उनसे बैठ करके बातचीत करने की कोशिशें की गई, लेकिन एक अलग थलग रूप देखने को मिला था। इससे एक बहुत गलत मैसेज गया था और कांग्रेस ने इसी का फायदा उठाया, जिसकी वजह से कांग्रेस वहां सत्ता में काबिज हुई। हालांकि कांग्रेस के अंदर भी सारी चीजें सही नहीं चल रही हैं। गहलोत के साथ भी एक अलग तरीके की फील्डिंग जो है वहां के प्रदेश लेवल के जो कांग्रेस के लोग हैं वो कर रहे हैं, और कई बड़ी इकाई उनके पीछे लगी हुई है। कांग्रेस में भी डैमेज कंट्रोल जो है वो लगातार देखने को कोशिशें होती हैं उसको रोकने की, बनाने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो माहौल रहा है राजस्थान के अंदर, वो अक्सर वसुंधरा राजे सिंधिया की वजह से चिंताजनक हो जाता है। लेकिन इसीलिए उनके आसपास में इस बार जो चेहरे, नाराजगी थी, वसुंधरा राजे से जो नाराजगी थी उसे इनकैश किया था कांग्रेस ने। लेकिन कांग्रेस ने भी सत्ता में आने के बाद गहलोत और सचिन पायलट की जो गुटबाजी थी, अलग अलग जो नजर आए, वो तस्वीरें भी सामने आई। ऐसे में दोनों ही पार्टी के पास अपने अपने चाणक्य हैं। बीजेपी के पास अमित शाह हैं और यहाँ पर गहलोत हैं। ये क्या माना जाए कि दोनों चाणक्य जो हैं अब वो आमने सामने हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, और शुरुआत यहां से अमित शाह ने कर दी है। बिल्कुल, देखिए ये कुशल रणनीतिकार शाह को इसीलिए कहा जाता है। और राजस्थान में देखिए काफी दिनों बाद, मैं कहूंगा काफी सालों बाद एक पहला दौरा ये अमित शाह का जो रोड शो हो रहा है, तो निश्चित तौर पे पार्टी के कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने की कोशिश की जाती है। अमित शाह जब कोई दौरा करते हैं या कोई रोड शो करते हैं, उसके बाद उनका जो अंदाज है, मीटिंग करने का जो स्टाइल है, वो सिर्फ 6 या 7 बजे ही उस रोड शो को खत्म करने के बाद विमान से वापस दिल्ली नहीं आते हैं। देर रात वहां के प्रदेश के जो कार्यालय हैं उसमें बैठते हैं, जो होटल होता है उसमें बैठते हैं, और जो पार्टी के वर्कर है, चाहे वो महिला मोर्चा से हो, चाहे वो युवा मोर्चा के हो, चाहे वो प्रदेश इकाई के छोटे किसी प्रकोष्ठ, बीजेपी के कोई अलग अलग प्रकोष्ठ के लोग हों, सबसे बुला करके शाह उनसे मिलते हैं और फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं। शाह का फीडबैक एक एक विधानसभा की सीटों से होकर के गुजरता है, यानी कि हर सीट का माहौल जानने की कोशिश करते हैं। 3-3 बजे, 4-4 बजे भोर तक अमित शाह जो है लगातार कार्यकर्ताओं से मिलते ही रहते हैं। ये उनके काम करने का स्टाइल है, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में चुनाव होता है सबसे पहले अपने चाणक्य यानी कि अमित शाह को आगे करती है। और आप देखिए ये मिशन 2023 का ही आगाज कहा जाएगा कि राजस्थान के अंदर जब से शाह पहुंचे हैं तस्वीरें बदलती नजर आ रही हैं। पार्टी के वो चेहरे जो कभी एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते थे, तस्वीरें देखिए शाह के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, और यहां कहीं से भी कोशिश नहीं की जा रही है कि मैं पहले। बिल्कुल सभी जो चेहरे वो समझ रहे हैं चीजों को, क्योंकि अमित शाह को कुशल रणनीतिकार इसीलिए कहा जाता है। इस दौरे के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संदेश देगी, और गहलोत सरकार को घेरने की जो कोशिशें हैं वो तमाम कोशिशें की जाएंगी। बुनियादी मुद्दों पर कोशिशें की जाएंगी। वहां पे सबसे बड़ा मुद्दा है पानी और किसानों के कर्ज माफी का, इसके अलावा बिजली का मुद्दा है। महिला सुरक्षा राजस्थान में सबसे अहम है, जिसको अक्सर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उठाते रहती है। महिला सुरक्षा की भी मुद्दे पर बात की जाएगी। कुल मिला जुला करके गहलोत सरकार को घेरने की जो कोशिशें हैं वो इस पूरे दौरे के बाद से शाह सेट करके जाएंगे, और शाह जो मंत्र कार्यकर्ताओं के अंदर फूकेंगे, इसी मंत्र पे जो कार्यकर्ता है वो लगातार प्रदेश में काम करेंगे। अंदर खाने तो बहुत सारी गुटबाजी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो तस्वीरें बहुत बोलती हैं। यहाँ पर भी जिस तरह से देखा अंदर खाने, अगर लगता है कि मनभेद हो सकते हैं, लेकिन सामूहिक तौर पर जिस तरह देखा, तमाम बड़े चेहरे जो एक साथ नजर आए मंच से, यानी कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश विपक्षी दलों को यही थी कि आप भले ही तमाम आरोप लगा दें, लेकिन पार्टी में एकजुटता थी, और यही एक बार फिर से साबित किया है शाह ने। और बिल्कुल साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में ही बयां कर रही हैं कि जो जितने भी राजस्थान के बड़े चेहरे हैं प्रदेश इकाई के, वो लगातार साथ साथ में चल रहे हैं। कार्यकर्ताओं से जो बातचीत करने का लहजा है वो आप देखिए। तस्वीरें राजनीति के अंदर अगर हम कहें, जब जो तस्वीरें निकल करके आती हैं वो बहुत कुछ बयां करती हैं। चाहे वो मंच पर बुके कोई पकड़ाते हुए कार्यकर्ता नजर आए अपने पार्टी के अध्यक्ष को, या कुर्सियों के पास बैठे हुए उनके आंखों के इशारे करने की बात हो, तो ये सभी चीजें बहुत नोट की जाती हैं। और खास करके जिस प्रदेश में चुनाव आने वाला हो, वहां पर एक एक मूवमेंट जो है वो विपक्षी दल देखते हैं। तो यहां से पूरी तरीके से जो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, यही कोशिश है कि कहीं से कलह की खबर निकल करके ना सामने जाए कि अमित शाह राजस्थान दौरे पे थे, एक चेहरा मौजूद होगा कि जो राजस्थान में जो चुनाव है वो अभी नहीं है। 5 राज्यों में चुनाव है, उसमें राजस्थान है नहीं, और ऐसे में जो पूरा का पूरा रोड शो किया गया, ये एक चुनावी रोड शो की शक्ल में ही यहाँ पर नजर आया। तो
तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटका रही है दूसरे विपक्षी दलों का कि वो चलिए थोड़ी सी ताकत राजस्थान की तरफ लगाएं और तब तक ये अपनी रणनीति आगे बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि राजस्थान का चुनाव 23 में भी तो उत्तर प्रदेश सामने खड़ा है। बिल्कुल साफ तौर पर रमन, ये रणनीति का ही हिस्सा कहा जाएगा अमित शाह के, क्योंकि जिस तरीके से तमाम 5 राज्यों के हम चुनाव की जो बात कर रहे हैं उसमें जिस तरीके से कांग्रेस एंट्री कर रही है, कांग्रेस के एंट्री करने का जो स्टाइल है, चाहे उत्तर प्रदेश की ही मैं बात करूं, प्रियंका गांधी जिस तरीके से काफी एक्टिव मूड में नजर आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं अमित शाह के ये रणनीति का हिस्सा ही है। रमन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो एजेंडा सेट करने की पॉलिसी है वो अमित शाह को आती है। 2023 दूर है, लेकिन उसके पहले एक झांकी जो राजस्थान में है वो अमित शाह दिखाना चाहते हैं, और वो झांकी इसीलिए दिखाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जब ये दौरा अमित शाह करके वापस लौटेंगे तो विपक्ष के खेमे में खलबली मचेगी। खास करके कांग्रेस इकाई की अगर बात करें, वहां पर भी बहुत डर का माहौल कार्यकर्ताओं के अंदर जाएगा, कांग्रेस के आलाकमान तक जाएगा, और निश्चित तौर पर यह मुद्दा डाइवर्ट होगा, वहां पर भी कुछ सियासी मूवमेंट शुरू हो जाएगी। ऑपरेशन लोटस के तो 2 बार शिगुफे उड़ चुके हैं, 2 बार जैसी कांग्रेस में हलचल होती है लगता है कि बीजेपी अपना ऑपरेशन लोटस चलाने लगी है। तो काम से ज्यादा ये ध्यान रहेगा कि शाह आए हैं तो कुछ कहीं इधर उधर करके ना कहीं कोई ऑपरेशन लोटस फिर से ना सुलगा के चले गए हों। बिल्कुल, वो ऑपरेशन लोटस को कोई नहीं भूल सकता है, और ये कोशिशें हुई हैं, और जब कोशिशें हुई हैं तो उसमें अमित शाह का जब चेहरा सामने जाता है तो लोग जरूर इस चीज को देखते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक उठापटक ना हो जाए राजस्थान के अंदर, या जिस भी प्रदेश में इस तरीके की चीजें बनती हैं। तो ये दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, खास करके कांग्रेस खेमे के लिए भी। कांग्रेस खेमे में निश्चित तौर पर इस बात पर मंथन चल रहा होगा कि इस दौरे के बाद से उनकी रणनीति क्या होगी। बहुत सारी चीजों को स्पष्ट किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी के पास एक ही दिक्कत वाला प्रकरण निकल करके अक्सर सामने आता है, जो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, वसुंधरा राजे के साथ नहीं हो पाता है, और विपक्षी जो राजस्थान के अंदर जो विपक्ष है वो वसुंधरा राजे सिंधिया को अक्सर बीजेपी के ही तरफ से सीएम के रूप में देखता है। तो ये जो चीजें हैं ये इस बार बिल्कुल अमित शाह के तरफ से नहीं दिखाने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए देखिए, साथ में उनके तमाम जो राजस्थान के बड़े चेहरे हैं वो अपने साथ में हैं, और सभी सुबह से लगातार अमित शाह के साथ बने हुए हैं, और कार्यकर्ताओं के साथ भी जो बातचीत किया जाएगा उसमें भी यही मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि यहां से इसमें से कोई चेहरा नहीं है कि जो सीएम के रूप में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हम सीधे तौर पे 2023 की तैयारी करेंगे, और विपक्ष को यानी कि कांग्रेस को, गहलोत सरकार को किस तरीके से राजस्थान के अंदर घेरना है, उन बुनियादी मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। तो कुल मिला जुला करके ये जो 2023 की तैयारी मैं कहूंगा ये उसके ठीक पहले की झांकी है, ताकि 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं रमन, उससे थोड़ा सा ध्यान जो है विपक्ष का, कांग्रेस का भटकाया जाए। देखिए, ध्यान भी भटकाया जाए गौरव, लेकिन सबसे अहम चीज है कि बीजेपी ने जब भी ऑपरेशन लोटस को लेकर कोशिशें की हैं, उधर कांग्रेस के जो चाणक्य हैं अशोक गहलोत, वो हर बार बहुत बार हमने ऐसा देखा कि पार्टी उस वक्त लग रहा था कि शायद इस बार कांग्रेस जो है वो सत्ता से बेदखल हो सकती है, लेकिन हर बार जो उनके चाणक्य हैं अशोक गहलोत, उन्होंने कुछ इस तरह से अपनी रणनीति बनाई कि चीजें जो है वो सही रही, और कांग्रेस ने बामुश्किल हर बार इस बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अपनी सत्ता जो है वो बचा ली है। तो ऐसे में सर, मेरे सहयोगी रमन ने भी जिक्र किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस की तैयारी जो है वो अमित शाह करके जा रहे हैं, ताकि कांग्रेस जो बीजेपी शासित राज्यों में दस्तक दे रही है वहां से एक बार फिर से कांग्रेस को अपने राज्य का डर सताए। और देखिए, साफ तौर पे ये नब्ज जो है टटोलने की बात कही जाती है। शाह को कहा जाता है कि बिना हाथ पकड़े ही इशारों में ही नब्ज टटोल लेते हैं। किसी भी राज्य में किसी विधायक से मिलना हो या किसी अपोजिशन के किसी बहुत बड़े लीडर से ही मीटिंग की बात कहना हो, तो अमित शाह के जो काम करने का स्टाइल है वो यही अंदाज है कि सबसे पहले किसी राज्य में जाना, उस राज्य में जाने के बाद वहाँ के बुनियादी चीज़ों को, खास करके जिन एजेंडों पर काम हो सकता है उन एजेंडों को समझना, और देर रात तक पार्टी ऑफिस में बैठे रहना, फीडबैक लेते रहना। तो ये जो ऑपरेशन लोटस का डर है ये निश्चित तौर पे बना तो जरूर रहेगा, क्योंकि 2 बार कोशिशें हुई हैं और लगभग कामयाब होते होते बीजेपी रह गई थी। गहलोत की रणनीति की अगर बात करें, अशोक गहलोत सीधे तौर पे अपने विधायकों के संपर्क में रहते हैं, और देखिए जो संख्या बल होती है, जितनी ज्यादा संख्या बल जिस मुख्यमंत्री के साथ विधायक की होती है वो अपने आप को सेफ महसूस करता है। कांग्रेस में अक्सर गहलोत ये चीज करने की कोशिश, रोड शो है जिसमें अलग अलग रंग नजर आए, ये रोड शो आने वाले वक्त में क्या नया रंग लेकर आता है। चलिए वापस लौटेंगे आपके पास, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। तो सीधा रुख करते हैं राजस्थान का, जहां पर वसुंधरा राजे कुछ कह रही हैं कार्यकारिणी की बैठक में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनके परिवार बॉर्डर के ऊपर खड़े रहते हैं, तैनात रहते हैं, और हम सब के लिए अपनी जान देने के तैयार हैं।
मैं आपको उसी के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इतना सोचा। पहले जितना पैसा मिलता था परिवार को, उसको बढ़ाने का आप लोगों ने काम किया। इस सरकार ने हमारे उन रणबंकुरों का जिन्होंने अपनी जिंदगी के साथ और जिनको अपने आप के बलिदान देने की तैयारी थी बॉर्डर के ऊपर, ऐसे लोगों के लिए आपने उनके घरों के अंदर उनके पिता माता उनका भी इंतजाम करते हुए उनकी विधवाओं का इंतजाम किया, उनका नाम रोशन रहे। आपने स्कूल्स के ऊपर उनका नाम लिखवा दिया गया और साथ में उनके स्टैचूज बना दिए जाए ताकि वो गांव उनको याद रखे। उसके लिए आपको और हमारी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार को, मोदी जी को हम सब लोग दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आज आप हमारे बीच में हो, हम कैसे आपको धन्यवाद दें? आपने हम सबकी इज्जत को, हम राजस्थान वालों की इज्जत को आपने बना के रखा है। देश की इज्जत तो है ही है, परंतु यहाँ के सब लोग आपको इसके धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो भूखे सो जाएंगे परंतु अपनी इज्जत के लिए मरते मारते भी हैं। और आपने हम सब की इज्जत को रखते हुए धारा 370 को हटाया। आज वो वादा पूरा किया जिस वादे के पीछे यहाँ कितने सारे लोग, कितने सारे परिवार के लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनने हर घोषणा पत्र के अंदर इसको पढ़ा था, सोचा था कि एक दिन होगा, परंतु कई पीढ़ियां निकल गई और उन्होंने अपने आप से नहीं देखा। इसलिए आज आपको और मोदी जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने जो वादा किया उसको इतनी तेजी से आपने उसको पूरा करके आज जम्मू और कश्मीर के अंदर शांति लाने का काम किया। रोज अखबार में पढ़ना होता था कि आज बम फटा, आज कोई टेररिस्ट घुसा, परंतु जब से ये हुआ है और जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने का आपने काम किया है, इतना ऐतिहासिक कार्य है, तब से हमें ये देखा है कि कश्मीर में आए दिन जो आतंकी हमले हुआ करते थे वहां शांति का वातावरण बन गया है, जिसके लिए पूरे देशवासी आप सबके ऋणी हैं। जनसंघ का जो दीपक हमारे आदरणीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, हमारे परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण जी अडवाणी, राजमाता साहब, भैरव सिंह जी, ऐसे ऐसे महापुरुष जिन्होंने दुनिया में उस छोटे से दीपक की रोशनी को फैलाने का काम करने की कोशिश की। आपने अपने कार्यकाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाकर हम सबका गौरव, हम सबको, हमारे देश को गौरव हासिल करने का मौका दिया। आपने कहा एक समय था और हम सब उस चीज को याद करते हैं जब संसद के अंदर हमारे करीब 2 लोग बैठा करते थे, 2 सीटें हमारी हुआ करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक बहुमत के साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में सुशासन देने का काम चालू हो चुका है। 5 साल के राज के अंदर हमको बहुत कुछ देखने को मिला है। इस 2-2.5 साल 3 साल के राज के अंदर हमको भी बहुत कुछ देखने को मिला है। और मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं समय लेना नहीं चाहती हूँ, परंतु मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि उनके द्वारा देश की जनता को बैंकिंग के साथ जोड़ने का काम किया। बैंक अकाउंट्स नहीं हुआ करते थे भाइयों, आपको याद है कि अगर कार्ड बनाने का प्लास्टिक नहीं मिला करता था, बैंक वाले हमारा साथ नहीं देना चाहते थे, परंतु स्थिति बनी कि आज सबके पास कार्ड है और उस कार्ड के साथ हजारों सरकारी स्कीम के साथ आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश को जोड़ने का काम किया। गरीब परिवार की महिलाएं सोच नहीं सकती थी कि उनको कभी गैस मिल सकता है। मुझे याद है कि जब गरीब इलाके के अंदर जाने का मौका मिलता था और जब उदयपुर डिवीजन के अंदर मुझे याद है कि मैंने दौरा किया था, तो उस समय छोटे से छोटे कुटिया के अंदर जाने का मौका मिला। उसके अंदर आग सुलग रही थी
जल रही थी, वो लकड़ी कंडे उसको इकट्ठा करके, परंतु उस कमरे के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता था, इतना धुआं भरा हुआ था। आज उससे मुक्ति देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है और गैस के सिलेंडर गरीब से गरीब परिवारों के करोड़ों की संख्या में हमारी महिलाओं तक पहुंचाने का काम किया है। यह अपने आप में कितनी बड़ी चीज है। कोई सोच सकता था कि हमको पक्का मकान मिल जाएगा? ये राजेंद्र जी भी बैठे हैं यहाँ, अरुण जी भी बैठे हैं। मुझे याद है कि जब ये स्कीम हम लोगों को पहली बार मिली थी, बांसवाड़ा की बात है, हम लोगों ने जब बांसवाड़ा के अंदर उस स्कीम को अपनाने की कोशिश की तो कोई सोच भी नहीं सकता था, उसके ड्राइंग जब लगाए कि 2 कमरे मिलेंगे, एक वरांडा मिलेगा, छत मिलेगा, एक किचन मिलेगा, एक शौचालय मिलेगा, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरीके से मिलेगा। और जब देखा तो उन लोगों ने हमसे ये कहा कि साहब ये तो इक्के दुक्के लोगों को मिलेगा, ये हम लोग सबको तो कहाँ मिल सकता है। परंतु लाखों की तादाद में गरीबों को मकान मिलने में देने का काम किया। आज मोदी जी को 13 लाख लोगों को हमने उस समय, मुझे याद है, और इस देश के अंदर तो कितने हजारों करोड़ों की संख्या के अंदर लोगों के यहाँ इस तरीके से गरीब लोगों के घर सिर के ऊपर छत मिल गया है। धन्यवाद तो देंगे ही देंगे। हर घर के अंदर बिजली पहुंचाने का काम किया। अब हर व्यक्ति को मुफ्त इलाज, जो गरीब आदमी है उसको मुफ्त इलाज मिलने का काम है। जीएसटी, सवर्ण आरक्षण, ऐसे बड़े बड़े काम को अंजाम देने का काम आप सबने मिलकर किया। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद देश का दर्जा कहां से कहां दुनिया में बढ़ के रह गया। केंद्र सरकार ने जब अयोध्या का विवाद का हल निकाला, कोई सोच भी नहीं सकता था। हम लोग सब लड़े हैं, हम लोग सब गए थे, हम लोग सब ने मंदिर का देखा, सब लोगों ने भाषण सुने, सब लोगों ने बातें की और सब लोगों को लगा कि होगा, पर हमारे जीवन में होगा कि नहीं होगा, उसके लिए हम सब आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने उसको हल तो किया ही किया और एक भव्य राम मंदिर का निर्माण उसको शुरू करने का काम करा दिया। उसके लिए आप सब, हम सब की ओर से हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। ये तो कुछ ही है काम है, इसलिए ये तय है, हम लोग तो बात करते ही रहते हैं, पर यह तय है कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। ये हम सबको ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा सा ध्यान दिलाऊंगी, आजकल की सरकार जो है, कांग्रेस की सरकार, गहलोत जी की सरकार अदृश्य है। गांव में जाते हैं तो हम पूछते हैं क्या हो रहा है काम, सरकार क्या काम कर रही है। सबसे पहले 4 आदमी इकट्ठा होंगे तो सबसे पहले कहेंगे कि साहब बिजली की मुसीबत है, बिजली के हमारे ऊपर बड़े बड़े केस लग गए हैं, बिजली आती नहीं है, पानी की मुसीबत है, रोड है नहीं, सब कुछ अस्त व्यस्त है। कानून व्यवस्था और सरकार दोनों गायब। 5 और 7 हॉर्स पावर के मोटर्स जहां जहां चल रहे थे वहां हमने बिजली माफ कराने का काम कर दिया था इतने सारे लोगों को। और जब चुनाव लड़ने का वक्त आया तो बोले कि 10 दिन के अंदर आप चिंता मत करना, 2 लाख रुपए के जिनके ऊपर कर्जा है उन सब लोन को, कर्जे को हम माफ करने का काम करेंगे और बिजली का भी इंतजाम हम करने का काम करेंगे। और आपको मालूम है कि आज सपना ही सपना रह गया, अभी तक एक भी कदम उस तरफ उठाने का काम इन लोगों ने नहीं किया है। सबसे ज्यादा डीजल और पेट्रोल का दाम कहां है? कहां है? राजस्थान में है। मोदी जी ने तो सबकी पीड़ा को मानते हुए उसको कम करने का काम किया, दूसरे प्रदेशों ने भी उसको कम करने का काम किया, परंतु आज आपने सबने देख लिया कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा महंगाई अगर कहीं है तो उस पेट्रोल के अंदर है। इन्हीं कारणों से जनता पूरी तरह से यहां तक त्रस्त हो गई है और मन बनाकर बैठी है। आदरणीय भाई साहब, मैं तो आपको इतना ही कहना चाहती हूं कि 2023 बहुत दूर नहीं है। 2023 की तैयारी के लिए सब लोग बैठे हुए हैं और मैं आप सबको यह विश्वास दिलाना चाहती हूं
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ आपको भी कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ये परिवार एक सुदृढ़ और सशक्त परिवार है, और ये सुदृढ़ और सशक्त परिवार जो जनप्रतिनिधि यहां बैठे हुए हैं और जो कोने कोने में राजस्थान के हमारे परिवार के लोग बैठे हुए हैं, वो कोई ऐसा नहीं है जो इस अभियान के अंदर जुड़ के अपने वादे को, अपने संकल्प को पूरा नहीं करेगा कि आने वाले समय के अंदर हम कमल खिलाएंगे, हम मिल के राज वापस लाने का काम करेंगे। और ये आप वहां बैठे हो, आज आपके सामने जोरदार से साथ नारा के साथ आप बता देना कि कमल खिलेगा राजस्थान के अंदर। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। भाई साहब आपके सामने हैं, हमारे बीच में वो आए हैं, हम आपकी तरफ से, सबकी ओर से उनका स्वागत करते हैं। और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। आपके और उनके बीच में नहीं खड़ी होंगी, मुझे विश्वास है कि उनको भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के बीच में हम सबको दिशा दिखाने का, रास्ता दिखाने का और मार्गदर्शन करने का काम करेंगे वो। और फिर से मैं हम सब की ओर से आपका यहाँ भावभीना स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वसुंधरा जी। आदरणीय शाह साहब, ये जो आपके सामने लोग बैठे हैं, ये राजस्थान के कोने कोने से चल कर आए हुए भारतीय जनता पार्टी की नीति, रीति और कार्यक्रम में विश्वास रखने वाले सरपंच हैं, पार्षद हैं, स्थानीय निकाय के चेयरमैन हैं, प्रधान हैं, पंचायत समितियों के जिला प्रमुख हैं, विधायक है, सांसद हैं। ये हैरान भी है, परेशान भी है, आह्लादित भी है। हैरान और परेशान इसलिए है कि हमारे जनवरी 2020 में ग्राम पंचायत के चुनाव प्रारंभ हुए थे और आज दिसंबर 2021 है, अभी भी 4 जिलों के चुनाव चल रहे हैं। यह हैरान और परेशान इसलिए भी है कि स्थानीय निकाय पर कब्जा करने के लिए वार्डों के पुनर्सीमांकन के अंदर 2011 की जनगणना के बहाने से दूसरी बार पुनर्सीमांकन करके एक ही शहर में कहीं 5000 की जनसंख्या पर वार्ड, कहीं 250 की जनसंख्या पर वार्ड, पर इन सब के बाद स्थानीय निकाय के चुनाव हो, पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव हो, 29 में से 17 जिला प्रमुख जीतने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने इस कांग्रेस को आईना दिखाया। और आज आपके उपस्थिति में संकल्प महासम्मेलन निश्चित तौर पर संकल्प लेके आएगा। मैं बड़े अदब के साथ हिंदुस्तान में हमारा नाज, हमारी शान और हिंदुस्तान के लौह पुरुष आधुनिक चाणक्य आदरणीय अमित शाह साहब से निवेदन करूंगा कि वह आए और इस विराट सम्मेलन को संबोधित करें। और आपसे कहूंगा ताली बजनी चाहिए, इस ओर से जोरदार ताली बजनी चाहिए, जोरदार लगातार ताली बजनी चाहिए, इस ओर से उस छोर तक ताली बजनी चाहिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे क्या हो गया है राजस्थान वालों की आवाज को भाई? ऐसे बोलोगे क्या? राजस्थान के गांव गांव में आवाज जानी चाहिए, घर घर में आवाज जानी चाहिए। 2023 में प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलने वाला है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ पीछे तक, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष जी, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री
यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा जी, श्रीमान ओम प्रकाश माथुर जी, भाई अरुण सिंह जी, डॉक्टर अलका सिंह जी, कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी, जसकौर मीणा जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जिनके जिम्मे पूरे देश के हर घर में पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी है, ऐसे भाई गजेंद्र सिंह जी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर श्रीमान अर्जू राम जी, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद जी, श्री राजेंद्र राठौड़ जी, अरुण चतुर्वेदी जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय प्रणामी जी, राजेंद्र गहलोत जी, मंच पर उपस्थित सारे सांसदगण, संगठन के सभी पदाधिकारी और आज राजस्थान के कोने कोने से आए हुए जनप्रतिनिधियों, सहकारी नेताओं और मेरी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के मालिक, ऐसे भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम। मित्रों, बहुत समय के बाद मैं ये महान राजस्थान की भूमि पर जयपुर में आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। ये राजस्थान की भूमि वीरता, दान और भक्ति में पूरे देश को प्रेरणा देने वाली भूमि है। पूरे देश में जब मुगलों का शासन आग की तरफ फैल रहा था, पूरा देश अचंभित होकर देख रहा था, तब मुगलिया सल्तनत को चुनौती देने का काम यही धरती के सपूत महाराणा प्रताप ने किया था और उन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया। यही धरती है जिसके वीर सपूत वीर दुर्गादास राठौड़ ने सालों तक एक ही घोड़े पर बैठकर मारवाड़ को स्वतंत्र कराने का काम वीर दुर्गादास राठौड़ ने किया। ये भूमि पन्नाधाई की भूमि है जो अपने राज्य को बचाने के लिए, वंश को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान देते हुए पर नहीं झिझकती। और इस भूमि पर ही भारतीय जनता पार्टी को बीज से वटवृक्ष बनाने में कई कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया। स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी को कौन भूल सकता है। उन्होंने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत वटवृक्ष बनाने के लिए दिया। भैरव सिंह जी ने समर्पण के साथ राजनीतिक नेतृत्व से पार्टी का विकास कैसे हो सकता है, इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। और आज वही राजस्थान के अंदर आप लोगों का दर्शन कर मैं अपने आप को बहुत आनंदित और गौरवान्वित महसूस करता हूं। मित्रों, कल मैं जैसलमेर था। रात को रोहतास चौकी पर जवानों के साथ था और जैसलमेर में ये रोहतास चौकी के जवानों के बीच में रहे बगैर मालूम नहीं पड़ सकता है कि वीरों की जननी ये अपना राजस्थान क्यों है। मित्रों, ये धरती की मिट्टी में ही कुछ ऐसा है कि यहां से जो पैदा होता है वो आन बान और शान के लिए, देश के लिए जीना और देश के लिए मरना दोनों जानता है। मां तन्नोट के दर्शन कर मैं यहां आया हूं और आप सबके बीच में आया हूं, तब आपका उत्साह, आपका उमंग और आपका जोश देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि 2023 में 2/3 बहुमत के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मित्रों, हम सालों से राजनीतिक क्षेत्र के अंदर संघर्ष कर रहे हैं। 50 से दशकों से
हमारे पुरखों ने पार्टी बनाई, जो पार्टी संगठन के आधार पर चले, जो पार्टी विचारधारा के आधार पर चले, जो पार्टी हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली हो, जो पार्टी भारत के गौरव के अंदर, भारत के गौरव में रची बसी हो, जो पार्टी इसी धरती के मिले संस्कार और इसी मिट्टी की सुगंध को लेकर आगे बढ़ने वाली हो। और ये पार्टी की यात्रा कई सालों तक चली, कई पराजयों को हमने सामना किया, हंसते हंसते पराजय झेले, जमानतें जब्त होती थी तो भी कार्यकर्ता को आइसक्रीम खिलाने वाले लोग मैंने भी मेरे जीवन काल में देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। और ये पार्टी की यात्रा बढ़ती बढ़ती बढ़ती, पहले दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद जी, बाद में अटल जी और अडवाणी जी और ढेर सारे सहयोगी उनके 2014 तक लेकर आए। और 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने का निर्णय किया और बहुत लंबे समय के बाद और आजादी के बाद पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आप लोग ताली बजा रहे हो, मगर मैं आपका धन्यवाद करने आया हूं, क्योंकि पूर्ण बहुमत की जब मोदी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के कमल की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तब इसी राजस्थान की वीरभूमि ने 25 में से 25 सीटें नरेंद्र मोदी जी को देने का काम किया। और 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी 300 पार गई, तब भी 25 में से 23 सीटें देने का काम यही मेरे राजस्थान के लोगों ने, यही मेरे राजस्थान के प्रिय कार्यकर्ताओं ने किया था। तो मोदी जी दोनों बार प्रधानमंत्री बने, इसमें राजस्थान की जनता का आशीर्वाद का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा इसके अंदर भूमिका है। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने आया हूं कि यही राजस्थान के अंदर फिर से एक बार ये निकम्मी और भ्रष्टाचारी अशोक गहलोत सरकार को मूल समेत उखाड़ कर फेंक देना है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की कमल के निशान वाली सरकार बनाना है। और बहुत कुछ किया है 7 सालों में मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के लिए। मित्रों, मैं आज आपको याद कराने आया हूं, इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, 70 के दशक में दिया नारा। 2014 में मोदी जी आए, तब भी करोड़ों गरीबों के लिए घर नहीं था, करोड़ों गरीबों के घर में बिजली नहीं थी, करोड़ों माताएं टहनी और कंडे जलाकर खाना पकाती थी, धुआं खाती थी। गरीब के स्वास्थ्य का कोई ठिकाना नहीं था, गरीब की भूख भरने का कोई रास्ता नहीं था, गरीब मां और बच्ची के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। कांग्रेस पार्टी के नेता जो टीवी पर सुनते हैं सुन ले, आपने गरीबी हटाने की जगह गरीब हटाओ का काम किया था, गरीब हटाओ का काम। गरीबी हटाने का काम 2014 के बाद जब पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी तब हुआ। और 7 साल के अंदर ही मैं आज कह सकता हूं, हर गांव में बिजली है और हर घर में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। 11 करोड़ से ज्यादा घरों के अंदर 11 करोड़ से ज्यादा घरों के अंदर शौचालय बनाकर बच्चियों और माताओं को शर्मसार होने से बचाया है। वो आज शर्मसार हुए बगैर अपने घर के साथ अंदर सम्मान के साथ जी रही है। इनके लिए शौचालय की व्यवस्था की। 2 करोड़ से ज्यादा घर बनाए, 13 करोड़ घरों के अंदर 13 करोड़ घरों में गैस का सिलेंडर देकर घरों को धुएं से मुक्त करने का काम
भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। हर घर के अंदर 5 लाख रुपए का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा, ऑपरेशन कराना हो, अस्पताल में जाना हो, दवाई लेनी हो, MRI कढ़ाना हो, कुछ भी करना हो, 5 लाख तक का पूरा खर्चा आज मोदी सरकार 60 करोड़ गरीबों का दे रही है। मित्रों, 60 करोड़। आज गरीब के ऊपर अपने बूढ़े बाप की बीमारी का कोई बोझ नहीं। किसी मजदूर को अपने बच्चे की बीमारी का इलाज करने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति का सर्जन किया है। और कोरोना के बाद काफी लोगों के रोजगार प्रभावित हुए, लंबे समय तक लॉकडाउन रहा, तत्काल काफी सारी दुकानें, सारी फैक्ट्रियां बंद रही, तो गरीब को रोज क्या खाना वो दिक्कत थी। 80 करोड़ गरीबों को देश में मोदी जी ने हर महीना 2 साल तक 5 किलो अनाज देने का काम कर कर गरीब के घर के चूल्हे को जलते रखने का काम किया है। और मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जरा आप बताइए कि आपने गरीबी के लिए क्या किया। हाँ, एक काम हुआ है, अभी अभी राहुल बाबा ट्वीट करने लगे हैं। ट्वीट तो करते हैं कम से कम, काम कोई करते हैं या नहीं करते हैं मालूम नहीं है। मोदी जी ने पूरे देश भर के अंदर पेट्रोल डीजल के टैक्स घटाए, परंतु राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां के मुख्यमंत्री जी को तिजोरी बहुत प्रिय है, जनता की दिक्कत प्रिय नहीं। मैं गहलोत जी को विनती करता हूं, गहलोत जी, जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं उन्होंने भी वेट के अंदर कटौती कर कर पेट्रोल के दाम घटाए हैं। आप अभी भी समझ जाओ, पेट्रोल के दाम घटा दो, वरना जनता राह देखकर खड़ी है, जनता राह देखकर खड़ी है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूं, पूरे देश भर के अंदर भारत सरकार ने टैक्स कम करा है, भाजपा की राज्य सरकारों ने किया है। अशोक गहलोत सरकार कर नहीं रही है, हमने आंदोलन कर कर उनको मजबूर कर देना चाहिए। मित्रों, हम यहां पर सब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। मोदी जी ने गरीब कल्याण के साथ साथ ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किए। नई शिक्षा नीति को लाकर हमारी बोलियों को, हमारी भाषाओं को मजबूती प्रदान करने का काम किया। ढेर सारे ऐसे कदम उठाए जिसमें हमारी इकोनॉमी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ी है। मगर सबसे बड़ा काम किया उन्होंने देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का। मित्रों, 10 साल तक मनमोहन सिंह सोनिया की सरकार चलती थी। कई बार पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमले किए, हमारे जवान हताहत हुए, मगर दिल्ली के हुक्मरानों के सर पर जू नहीं रहती थी। मौनी बाबा मनमोहन सिंह कुछ नहीं बोलते थे। मोदी जी की सरकार आई, उरी और पुलवामा में हमला हुआ, और मित्रों 10 ही दिन के अंदर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर बदला लेने का काम इस देश के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। और पूरी दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है। हम मित्रों 90 के दशक से मांग कर रहे थे कि जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ वहां पर एक भव्य मंदिर बनना चाहिए। करते थे या नहीं करते थे? बोलिए जरा, जोर से बोलिए, करते थे या नहीं करते थे? ये विपक्ष वाले हमें ताने लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। मगर आज दोबारा मोदी जी की सरकार बनी, आसमान को छूने वाला गगनचुंबी राम मंदिर का नींव डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया। हम सभी कार्यकर्ता अपने जीवन में ही
ये 2 साल के भीतर भीतर एक भव्य राम मंदिर को साकार होते हुए देखेंगे। जब से जनसंघ की स्थापना हुई, हर चुनावी घोषणा पत्र में चाहे जनसंघ हो या भाजपा हो, एक घोषणा जरूर होती थी, हम धारा 370 को हटाएंगे, 35A को हटाएंगे, मगर हटा नहीं पाए। दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखेड़ कर 35A को हटाएंगे, मगर हटा नहीं पाती रह गई। आज हमारा प्यारा कश्मीर भारत माता का मुकुटमणि बनकर पूरी दुनिया देख सके, इस तरह से भारत के साथ ढेर सारे काम मोदी जी ने किए। और यहां पर गहलोत सरकार न गरीबों को किसी प्रकार की सुविधा दे रही, वसुंधरा जी की सरकार ने ढेर सारी चालू की हुई गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद कर दिया है, तोड़ दिया है, मरोड़ दिया है। ढेर सारे काम जो भारत सरकार करना चाहती है उसमें रोड़ा बनी हुई है। बहुत सारा कर्जा लेकर प्रति व्यक्ति 65,300 रुपए का कर्जा, आज राजस्थान में बच्चा पैदा होता है 65,300 रुपए का कर्जदार पैदा होता है। और उनको हमेशा मेरी सरकार गिर जाएगी, मेरी सरकार गिर जाएगी। भैया कौन गिरा रहा है? कोई नहीं गिरा रहा है। मगर आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि आपके ही लोग भागे जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कभी आपका सरकार नहीं गिराएगी। भारतीय जनता पार्टी 2023 में जनता के सामने जाकर मजबूती के साथ हमारा पक्ष रखकर प्रचंड बहुमत के साथ फिर से चुनकर यहां पर आने वाला। बैसाखियों के आधार पर चलने वाली गहलोत सरकार ने चुनाव में आने से पहले वादा किया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। बहुत सारे युवा है, भाई किसी को मिला है क्या? मिला है क्या? मिलने वाला है क्या? झूठे वादे देकर ये लोग सत्ता में आए हैं, वादा पूरा करने की हिम्मत नहीं है। किसानों का ऋण माफ करने का वादा किया था। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेता राहुल बाबा से, भाई आप कहते थे किसानों का ऋण 10 दिन में माफ कर देंगे, यही जयपुर ने कहा था। कितने दिन हुए, क्या हुआ? आपने तो कुछ नहीं किया। मोदी जी ने देश के 11 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपया लेकर 1.5 लाख करोड़ रुपया किसानों को भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप अंतरकलह के अंदर ही व्यस्त और पूरे राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की व्याख्या ही बदली। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कानून और व्यवस्था। गहलोत जी ने इसका मतलब कर दिया है लो और ऑर्डर करो, लो और ऑर्डर करो। ये पूरी भ्रष्ट सरकार ट्रांसफर इंडस्ट्री लगाई, इसके परिणाम स्वरूप लूट के मामलों में 40% की वृद्धि, अपहरण के मामले में 25% की, बलात्कार के मामले में 21%, दलित कन्याओं पर बलात्कार के मामले में 42%। मित्रों, ढेर सारे पुजारियों की हत्या, मंदिर के अंदर चोरियां हो, मंदिर भी सुरक्षित नहीं। गहलोत साहब आपके राज में अब आप यूपी, गुजरात सब जगह जाना बंद करो, राजस्थान में रहकर कुछ सुधारो, वरना जनता सब देखती है 23 में चुनाव आने वाला है। मित्रों, कोरोना के अंदर मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगाने का काम किया। 125 वैक्सीन के डोज लग चुके, ढेर सारे वेंटिलेटर भेजे, ऑक्सीजन प्लांट भेजे। 1500 वेंटिलेटर जो भारत सरकार ने भेजे थे वो रास्ता कर गए हैं। एक तो भरतपुर के निजी चिकित्सा
चिकित्सालय से मिला। वेंटिलेटर हमने भेजा था जनता के लिए और वो वेंटिलेटर मिल रहे हैं निजी चिकित्सालय से। ऑक्सीजन प्लांट भेजे, वो भी शुरू नहीं कर रहे हैं। भर्ती भी बंद है, शिक्षा का बेहाल है। गहलोत साहब, आपने विकास के रास्ते पर चल पड़ा। वसुंधरा जी के नेतृत्व में जो राजस्थान था उसका बंटाधार करने का काम किया है, बंटाधार। और अगर आपका दावा है कि आपकी सरकार ठीक चल रही है तो उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, साथ में चुनाव करा दो, तुरंत ही मालूम पड़ जाएगा कि राजस्थान की जनता क्या करा। मगर हम तो चाहते हैं कि आप 23 तक का समय पूरा करें, परंतु राजस्थान की जनता का काम करें। नहीं तो भ्रष्टाचार, बेरोजगार और अव्यवस्था राजस्थान सरकार का स्वभाव। मित्रों, स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी जी ने राजस्थान के 42,860 गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के नीचे 14 लाख घर बनाने का काम किया। रेल के लिए 1228 किलोमीटर 11 नई रेल परियोजनाओं को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 50,000 से ज्यादा गांवों का विद्युतीकरण कर गाड़ियों तक विद्युत पहुंचाने का काम किया। भारतमाला परियोजना में 2400 किलोमीटर रोड बनाए, ढेर सारे काम। मगर मित्रों, मैं फिर से एक बार आपको कहना चाहता हूं, इस बार कच्ची भूची सरकार नहीं चाहिए, 2/3 बहुमत से सरकार चाहिए। आप राजस्थान के गांव-गांव से आए हैं, पंचायत के प्रतिनिधि है, नगर इकाई के प्रतिनिधि है, सहकारी संस्था के प्रतिनिधि है। आप बताइए, यहां से हर गांव में जाकर 2/3 बहुमत के लिए सरकार का प्रयास करेंगे? सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलिए, करेंगे? 23 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे? मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार राजस्थान में भाजपा का ध्वज फहराएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद अमित शाह साहब।